हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल थिंक सिविल्स। तो हम लोग यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये दूसरा पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे थे हम लोग, यहाँ पे 12 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसके पहले वाला पार्ट आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पोर्टफोलियो सिस्टम को इन चार में से किस एक्ट ने रिकॉग्निशन दिया है। देखो 1857 में जब यहाँ पे क्रांति हुई थी, तो क्रांति के बाद अंग्रेजों को यहाँ पर ऐसा लगा कि इंडिया में अगर यहाँ पे राज करना है तो देखो भाई, हमको यहाँ पे इंडियंस का कोऑपरेशन जो है वो लेना होगा। तो उन्होंने इंडियंस का कोऑपरेशन लेने के लिए फिर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी, उन्होंने यहाँ पे कुछ नया नियम कानून बनाए। यहाँ पे 3 एक्ट बनाए गए। 1861 का एक्ट यहाँ पर बना, फिर आपका 1892 का एक्ट बना, फिर उसके बाद आपका 1909 का एक्ट इन्होंने बनाया। और ये जो 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट है, दिस वाज द लैंडमार्क एक्ट। तो हुआ ये कि अंग्रेजों ने फिर क्या किया कि इंडियंस को यहाँ पे उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत पावर देनी शुरू कर दी। पावर क्या मतलब, उन्होंने कहा कि भाई देखो, अब ये भी हमारे साथ जो है लॉ मेकिंग प्रोसेस में यहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं, बट वो एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। तो लॉर्ड कैनिंग जो उस समय के वॉइसरॉय थे, तो उन्होंने क्या किया, 3 यहाँ पे इंडियंस को जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, उन्होंने उनको नॉमिनेट किया। एक आपके हो गए यहाँ पे राजा ऑफ बनारस हो गए, दूसरे आपके यहाँ पे थे महाराजा ऑफ पटियाला, और तीसरे थे आपके सर दिनकर राव। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो इनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया। इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी स्टैब्लिश किया गया। मैं यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज ऑर्डर बता रहा हूँ। आपका 1862 में 1862 में आपका जो है बंगाल की काउंसिल, फिर इसके बाद ये 62 में हो गया, फिर आपका 86 में 1886 में आपका नॉर्थ वेस्ट प्रोवाइंसेस, ठीक है, दिस वाज द नॉर्थ वेस्ट प्रोवाइंसेस। फिर आपका 1900 सॉरी नॉट 1900 दैट 1897, ठीक है, 1897 में आपका यहाँ पर था, दिस वाज द पंजाब। तो ये अलग अलग काउंसिल अलग अलग ईयर्स में यहाँ पे इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। और इसके अलावा ये जो आपका लैंडमार्क एक्ट था, ये 1861, इसने यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम को, यहाँ पे यहीं से पोर्टफोलियो सिस्टम निकल के आता है। तो इसका मतलब क्या है, जब पोर्टफोलियो सिस्टम का जो रिकॉग्निशन यहाँ पे मिला, तो दिस वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग। तो अंडर हिज इनके अंडर में जो भी यहाँ जो मेंबर थे वॉइसरॉय काउंसिल में, उनको इंचार्ज बनाया गया था अलग अलग सरकार के जो डिपार्टमेंट है उनका, और उनको यहाँ पे ये अथॉरिटी दिया गया था कि वो कोई भी यहाँ पे फाइनल ऑर्डर काउंसिल के बिहाफ पे ये इशू कर सकते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पर पूरी सी कहानी थी। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये दो स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस बाय द प्राइवेट मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो देखो भाई, ये स्टेटमेंट गलत है कि ऐसा कोई बार नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट मेंबर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा मेंबर जो कि मिनिस्टर ना हो, वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यहाँ पे कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इस पे किसी प्रकार का कोई बार नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 है हमारे यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेनिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं आर्टिकल 368 के अंडर में, उनको हम चैलेंज कर सकते हैं इस बेसिस पे कि फंडामेंटल राइट का ये वॉलेशन कर रहा है। तो देखो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको यहाँ पे समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जब 24th अमेंडमेंट हुआ था, ये आपका हुआ था 1971 में। तो ये कहा गया कि भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी यहाँ पर आप संशोधन कर रहे हैं, जो भी अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे लॉ कंसिडर नहीं करेंगे अंडर आर्टिकल 13, ठीक है। आर्टिकल 13 के तहत उसको हम यहाँ पे कानून नहीं मानेंगे। तो पहले यहाँ पे समझो आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 यहाँ पे कहता है कि स्टेट यहाँ पे कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता है जो भी जो फंडामेंटल राइट्स को आपसे ले ले या छीन ले। और अगर ऐसा कोई लॉ बनता है जो आपका फंडामेंटल राइट आपसे लेता है, तो वो लॉ आपका क्या हो जाएगा, वो आपका वॉइड हो जाएगा। आर्टिकल 13 क्या कहता है, कौन कौन से लॉ की बात कर रहे थे कि आपका कोई ऑर्डर हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, बाई लॉ हो गया, या कोई ऐसा रूल हो गया, या कोई रेगुलेशन हो गया, या किसी कोई इस प्रकार ऐसा नोटिफिकेशन जारी होता है, तो अगर ऐसा कुछ होता है दैट विच इज वॉलेटिंग योर फंडामेंटल राइट, तो दैट विल बी वॉइड। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट होते हैं भाई, उसमें देखा जाता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, कहीं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उस पर तो कोई आंच नहीं आ रही है। और बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है, दैट वाज लेड डाउन इन केस 1 भारती केस 1973। तो स्टेटमेंट 2 हमारा ये यहाँ पे सही है, दिस इज राइट।
तो ऑप्शन बी पे क्लिक करेंगे, 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली मराठी लैंग्वेज हैज ऑफिशियली बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ अ क्लासिकल लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम मराठी, which among the following group of languages are recognized as classical language? ऑप्शन ए तमिल, संस्कृत, कन्नड़ एंड पाली। ऑप्शन बी कश्मीरी, प्राकृत, असमीज एंड हिंदी। ऑप्शन सी पंजाबी, प्राकृत, आसमी एंड बंगाली। ऑप्शन डी गुजराती, उड़िया, तेलुगु एंड कन्नड़। तो देखो, जो मराठी लैंग्वेज है तो इसको ऑफिशियली जो है क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो मिल चुका है, और मराठी महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, और इसके अलावा गोवा में भी ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी ही है। आपको पता होगा भारत में 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेज है, उसमें से एक आपका मराठी है, और ये लैंग्वेज इवॉल्व होती महाराष्ट्र के प्राकृति से। और इसके अलावा 6 इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिनके पास क्लासिक का स्टेटस है। कौन कौन सी है वो, जैसे कि तो आपका यहाँ पे ये तमिल हो गया, और आपका तमिल के अलावा संस्कृत है, ये इसके पास भी स्टेटस है। तमिल को 2004 में मिला था, संस्कृत को 2005 में मिला था, और कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में मिला था। मलयालम यहाँ लिखा नहीं, मैं बता दूं, मलयालम को 13 में मिला था, उड़िया को आपका 14 में स्टेटस मिला था, और रिसेंटली अभी पाली को भी स्टेटस दिया गया है, और असमीज को भी स्टेटस ये दिया गया है, और बंगाली को भी ये स्टेटस दिया गया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए में ही सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके पास क्लासिक का स्टेटस है। तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, पाली है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और इसके अलावा असमीज के पास भी स्टेटस है, और बंगाली के पास भी ये स्टेटस अब इनको ये मिल गया है। तो विल गो विद ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर हमारा, डीपीएसपी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन यूजफुल टू इंडिया बिकॉज। 3 ऑप्शन है। पहला है दे रिमाइंड द अथॉरिटी अंडर द इंडियन यूनियन ऑफ the basic principles of new social and economic order that the constitution aims at building। दूसरा यहाँ पे they help court in deciding the constitutional validity of law। तीसरा है they serve as a common political manifesto irrespective of political ideology of the ruling party। तो हमको बताना है यहाँ पे कौन से ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं। तो देखो भाई, डीपीएसपी का ना कोई भी यहाँ पे लीगल राइट नहीं होता है, और ना ही ये कोई लीगल रेमेडी को ये क्रिएट करता है। तो डीपीएसपी क्या है ना कि एक तरीके से कहो कि ये निर्देश है, ये बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये क्या करता है, जो नया सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर है और उसमें उसके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं तो उसके बारे में बताता है और उसको याद दिलाता रहता है। डीपीएसपी क्या है ना कि वो कोर्ट्स को हेल्प करता है रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू करने में। और डीपीएसपी को हम एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी कुछ भी हो दैट डजेंट मैटर, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना होता है कि इसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं, इसके प्रिंसिपल्स ही जो है आपके गाइड हैं, आपके फिलोसफर हैं, आपके जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्ट होते हैं उसको और बेहतर समझ बनाने के लिए। तो इस लिहाज से ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 तीनों सही है। विल गो विथ ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3 तीनों यहाँ पे हमारा सही है। और आपको पता है ये डीपीएससी में ये भी कहा गया कि जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी को एक क्या लो कि डीपीएसपी ही एनेबल करता है कि अपोजिशन पार्टी जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बना के रखें और कंट्रोल करती रहें या चेक करती रहें गवर्नमेंट के एक्शंस पे कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है। डीपीएसपी ये भी कहता है कि अपोजिशन पार्टी यहाँ पे ये ब्लेम कर सकती है सरकारों को कि उनकी जो भी नीतियां हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, वो डीपीएसपी के अगेंस्ट अगर जा रहा है तो वो एलिगेशन खुल के लगा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन साइंड इन 1949। ऑप्शन 1 है रिपब्लिक, ऑप्शन 2 है सोवरेन, ऑप्शन 4 है सोशलिस्ट, ऑप्शन 4 है सेक्युलर। तो देखो भाई, प्रीएम्बल जब कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया था तो सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दोनों वर्ड जो है ये हमारे इसमें प्रीएम्बल के पार्ट नहीं थे। प्रीएम्बल को बाद में अमेंड किया गया और अभी तक इसको सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया था, वो था 1976 में, दैट इज कॉल्ड दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसमें इस अमेंडमेंट में कुछ नए शब्द जोड़े गए, जैसे कि आपका सोशलिस्ट जोड़ा गया, आपका इसमें सेक्युलर जोड़ा गया, और एक और वर्ड है इंटीग्रिटी। ठीक है, ये भी आप लिख लेना नोट्स में, इंटीग्रिटी को भी यहाँ पे जोड़ा गया। तो ये 3 शब्द यहाँ पर जोड़े गए। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी 3 एंड 4 ओनली। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए।
अगला कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी केएम मुंशी, ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ऑप्शन डी टीटी कृष्णचारी। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बन रही थी तो जितनी भी कमेटी थी, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी इसमें से आपकी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका गठन किया गया था अगस्त 29, 1947 में। इस कमेटी का काम था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का आपको यहाँ पे ड्राफ्ट तैयार करना है। इसमें कितने मेंबर थे? इसमें 7 मेंबर्स हुआ करते थे। एक तो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो इस कमेटी के चेयरपर्सन थे। फिर इसके अलावा मैं नाम बता रहा हूँ, आप लिखते जाना अगर नोट्स बना रहे हो तो। एन गोपाला स्वामी अयंगर, फिर दूसरा आपके थे यहाँ पे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरा आपके थे यहाँ पे डॉक्टर के एम मुंशी, चौथा आपके यहाँ पे थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला, पांचवा आपके थे एन माधव राव, और छठा आपके थे टी कृष्णचारी, सातवां आपके थे सात हो गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को मिला करके। फिर से एक बार कर लेते हैं। डॉक्टर नंबर 1 पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो चेयरपर्सन थे, नंबर 2 पे आपके थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, नंबर 3 पे आपके थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, नंबर 4 पे थे के एम मुंशी, नंबर 5 पे थे आपके सैयद मोहम्मद सदुल्ला, इसके बाद आपके एन माधव राव, फिर आपके टी कृष्णचारी। और जो पहला ड्राफ्ट जो पब्लिश हुआ था दैट वाज इन फरवरी 1948, ठीक है, फेब 1948 में पहला ड्राफ्ट पब्लिश किया गया था। फिर इसके बाद 8 महीने का यहाँ पे समय दिया गया कि इस पे आप यहाँ पे डिस्कस करिए, डिबेट करिए, और इसमें क्या अमेंडमेंट होना है क्या नहीं होना, आप उसको भी यहाँ पे प्रपोज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जेबी कृपलानी को एलिमिनेट कर देंगे, ये मेंबर नहीं थी, बाकी जितने ये सब यहाँ पे आपके ये मेंबर थे इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, रिसेंटली क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, सो क्वाड कहते हैं, सेलिब्रेटेड इट्स 20th एनिवर्सरी ऑफ कोऑपरेशन, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्री आर मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुप? क्वाड का मेंबर कौन? भी तो बहुत ही इजी है, अगर आप न्यूज़पेपर डेली फॉलो कर रहे हो तो इसका आंसर आप तुरंत एक बार में दे लोगे। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू यहाँ पे दे दूँ, क्वाड क्या है। तो क्वाड आपका बेसिकली ये एक स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है बिटवीन इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में। सो ऑप्शन बी ये सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ आर्म रेबेलियन। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। ऑप्शन 2 है यहाँ पे, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट। तो बताना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। थोड़ा सा इसका पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं। आपका आर्टिकल 358 और आपका आर्टिकल 359, ये दोनों जो है यहाँ पे बताते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट पे उसका क्या असर यहाँ पर पड़ता है। आर्टिकल 358 जो है आपका ये डील करता है विद द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो आपका आर्टिकल 19 आपको जो राइट्स आपको प्रोवाइड करता है, और आर्टिकल 359 यहाँ पे डील करता है विद द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट जो आपके आर्टिकल 20 और 21 में मिले हैं, इनको छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो भी राइट है उससे आपका आर्टिकल 359 यहाँ पे डील करता है। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 अगर हम यहाँ पर देखें, जब भी ऐसा कोई प्रोक्लेमेशन होता है ऑफ नेशनल इमरजेंसी की बात आती है, तो दैट इज तब यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट जो अंडर आर्टिकल 19 है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, और कोई भी यहाँ पे सेपरेट या फ्रेश ऑर्डर सस्पेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और 44th अमेंडमेंट जब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1978 की ये बात है, तब जो है यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्टिव स्कोप आया था ऑफ आर्टिकल 358। ठीक है, 358 पे यहाँ पे वो भी 2 अलग अलग तरीके से है। पहला यहाँ पर ये था कि जो 6 फंडामेंटल राइट आपके आर्टिकल 19 में दिए हुए हैं कैन बी सस्पेंडेड ओनली तभी होगा जब यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी आपका डिक्लेयर होता है। कुछ ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि ग्राउंड आपका हो जाएगा यहाँ पे वॉर हो गया या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, और इस पे नहीं कि यहाँ पे आर्म एंड नॉट ऑन द आर्म रेबेलियन। ठीक है, आर्म रेबेलियन पे नहीं, ऑन दी वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 जो है हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी शुरू में आपको लग रहा होगा स्टेटमेंट सही होगा, लेकिन नहीं, स्टेटमेंट 1 यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे था वो ये था कि वो कुछ ऐसे कानून जो आपके इमरजेंसी से संबंधित हैं और जिनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है,
यार देखो, मैं अगर तुमको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊं तो आर्टिकल 359 जो है यहाँ पे राष्ट्रपति को इस बात की अथॉरिटी देता है कि राष्ट्रपति यहाँ पे चाहे तो कोर्ट में जाने का जो आपका अधिकार है कि आप वहां जाके एनफोर्स कराओ अपने फंडामेंटल राइट को ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति यहाँ पे इसको सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 जो है दिस इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। विल गो विद ऑप्शन बी, 2 ओनली। और 44th अमेंडमेंट जब हुआ था 1978 में, तो इसमें यहाँ पे आर्टिकल 359 का भी जो स्कोप है उसको उस पर भी यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था, दैट प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव कोर्ट ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि आपका आर्टिकल 20 और 21 दे रहा है। 20 और 21 जो दे रहा है, तो राष्ट्रपति उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। और इसमें देखो, अगर एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन लेता है तो वो चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, बट अगर यहाँ पे उसमें क्या है कि सिर्फ वही लॉज, ओनली दोज लॉज जो आपका इमरजेंसी से रिलेटेड है, सिर्फ वही आपके प्रोटेक्टेड रहेंगे, वो आपके चैलेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एंड बाकी अदर जो लॉज हैं या एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन लेता है, हाँ, कुछ और भी हो जाता है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो यहाँ पे इसमें नहीं है, तो वो उसके लिए आप एक बार कोर्ट जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये जो मैंने बताया इसको बहुत ध्यान से आप उस पर नोट्स बनाना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, इंडिया हैज रिसेंटली सबमिटेड इट्स 4th बाइनेनियल अपडेट रिपोर्ट टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एज पर रिपोर्ट अरेंज the following sector in descending order based on their contribution to GHS greenhouse gas emission। ठीक है, तो ये अगर न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ रहे हो तो ही आप इसको यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखो इसको समझते हैं इसमें। तो अभी रिसेंटली UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हुआ, तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे आर ऑब्लाइज टू सबमिट, उनको डिटेल रिपोर्ट देना है कि अब क्या उन्होंने प्रयास किया रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस पर क्या एक्शन लिया। और ये जो रिपोर्ट है तो इंडिया ने अपनी ये चौथी बाइएनियल रिपोर्ट जो है सबमिट किया है। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन, इंडिया ने अपनी चौथी रिपोर्ट सबमिट की है। तो अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो भाई देखो, सेक्टर वाइज में यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका एनर्जी आएगा। ठीक है, आप लिखते जाओ, पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका एनर्जी आएगा, फिर एनर्जी बाद आपका एग्रीकल्चर आता है, फिर आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस आता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट आता है, उसके बाद फिर आपका वेस्ट आता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी एनर्जी, फिर 4, फिर 1 आपका आएगा यहाँ पे एग्रीकल्चर आएगा, फिर 3 आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस, चौथा आपका वेस्ट आएगा। तो ये आपका यहाँ पे प्रॉपर ये सीक्वेंस है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ऑप्शन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अलाउड टू एब्रोगेट सर्टेन लॉ मेड बाय ब्रिटिश इन रिलेशन टू इंडिया। ऑप्शन बी, द एक्ट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वायसरॉय। ऑप्शन सी है, तो इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट, इट डिड नॉट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। और ऑप्शन डी है, इट डिड नॉट अलाउ द प्रिंसली स्टेट्स टू रिमेन इंडिपेंडेंट बट टू चूज देयर इंडिया और पाकिस्तान। तो अब यहाँ पे आपको उसमें क्या बताना है, सही कौन सा है। ये है थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन, अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ही आप इसको अटेम्प्ट करना, अदरवाइज इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपका फैक्ट्स, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो देखो, पहले इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब आया, तो बाय दिस एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भाई पूरी तरीके से एक सोवरेन बॉडी बन चुकी थी। सोवरेन बॉडी मतलब जो अपने फैसले पूरे खुद से ले सके। तो इससे क्या, असेंबली के पास यहाँ पे पूरी पावर थी कि भाई उनको क्या, कौन सा लॉ रखना है, कौन सा रद्द करना है, किसको अल्टर करना है, काटना है, छाटना है, क्या करना है, जो ब्रिटिश ने इंडिया के लिए बनाया। सो ऑप्शन ए एलिमिनेटेड गलत है। ठीक है, पूरे सोवरेन है तो पूरी पावर थी उनके पास। और ये जो ऑफिस था, इस ऑफिस ने ऑफिस कर एक्ट, ये जो एक्ट था इसने यहाँ पे क्या किया, वॉयसरॉय के ऑफिस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और उसकी जगह यहाँ पे क्या था, जितने भी उस वक्त प्रांत थे वहाँ पे गवर्नर जनरल जो है अपॉइंट किया गया। और 15 अगस्त को ब्रिटिश रूल का यहाँ पे एंड हुआ और इंडिया एक सोवरेन स्टेट बन के उभरा सामने। और इस तारीख के बाद से, 15 अगस्त के बाद से, जो किंग ऑफ ब्रिटेन के जो किंग थे वो यहाँ के अब राजा नहीं रहे। और इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स को भी यहाँ पे पूरी तरीके से फ्रीडम मिल गया और उनको यहाँ पे ये अलाउ किया गया कि भाई आप स्वतंत्र हैं, आप अपने से फैसला ले सकते हैं, आप इंडिया के साथ आ रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ आ रहे हैं, या आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं।
तो इन सब में यहाँ पे सिर्फ ये गलत हो गया, ये भी आपका गलत है यहाँ पे, और सही क्या है? सही है हमारा ऑप्शन बी, ये हमारा यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग आर्टिकल 17, 23, 24, हाउ मेनी ऑफ द अबव फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन। आर्टिकल 17 क्या कहता है? ये जो छुआछूत है उसको एबॉलिश करने की बात करता है कि किसी भी फॉर्म में इसको प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 23 यहाँ पर क्या कहता है? ये प्रोहिबिट करता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या जो इंसानों से भीख मांगना, फोर्स लेबर और इस प्रकार का जो भी काम है, ये उन सबको यहाँ पे आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है, ठीक है। आर्टिकल 24 यहाँ पे क्या कहता है? आर्टिकल 24 यहाँ पे कहता है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम की उम्र का है, उससे यहाँ पर जो है फैक्ट्री में, माइन में या किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, रेलवे में, आप उससे यहाँ पे काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी आर्टिकल है, अगर इसका वायलेशन होता है तो इसके लिए ये रेमेडी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, क्योंकि सबका यहाँ पे हमने समझ लिया रूल क्या है। क्वेश्चन ये था हमारा, हाउ मेनी ऑफ दी अबव फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल अगेंस्ट स्टेट एक्शन। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि ओनली स्टेट एक्शन, तो नहीं, ओनली स्टेट एक्शन नहीं, स्टेट के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अगर है तो उसके खिलाफ भी आप यहाँ पर जो है एक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन डी को चूज किया, नन ऑफ देम। तो ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, द टेरिटोरियल आर्मी स्टैब्लिश द गंगा टास्क फोर्स टू रिजुवनेट द गोमती रिवर, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गोमती रिवर। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है, गोमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द तिब्बत प्लेटू। ऑप्शन बी है यहाँ पे, ऑप्शन 2 है, द सिटीज ऑफ लखनऊ, सुल्तानपुर एंड जौनपुर आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द गोमती। तो बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखो, गोमती ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये गोमत ताल से ही गोमती रिवर ओरिजिनेट होती है, जिसको हम पहले क्या कहते हैं? इसको पहले हम फुलहर झील भी कहते थे। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका पीलीभीत उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, और इसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। और ये आपका उत्तर प्रदेश से पूरा फ्लो होते हुए जाती है, और जाकर के आगे आपका फिर ये गंगा में मिल जाती है। गंगा में कहाँ मिलती है? सैदपुर में, ठीक है। सैदपुर एक जगह है, वहां पर जाकर के आपका गंगा से मिल जाती है। सैदपुर आपका ये पड़ता है वाराणसी के आसपास का इलाका है। सो गोमती क्या है? गोमती ये गंगा की सहायक नदी है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? गोमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत प्लेटू, ना, दिस इज रॉन्ग, नहीं, वहां से नहीं होती है। तो इसके अलावा, और ये जो रिवर है ये फ्लो कहाँ होती है? लखनऊ जाती है, ठीक है, सुल्तानपुर जाती है, जौनपुर जाती है, और ये सारे शहर गोमती रिवर पे ही आपके ये वहां पे स्टैब्लिश है। तो स्टेटमेंट 2 ये हमारा यहाँ पर दिस इज करेक्ट, 1 इज रॉन्ग। तो विल गो विथ ऑप्शन बी, 2 ओनली, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा अदरवाइज। अगर आप लोगों को ये प्रयास अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने का। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।